हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। एज यू नो, माय नेम इज़ शालिनी मिश्रा। आई एम परसुइंग B.Ed कोर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, bearing roll number 200127. Under the supervision of Mrs. Minakshi, I am going to deal with the topic Right of Person with Disability Act 2016. As you can see on the screen, in short we can also write it as RPWD Act 2016. So let's start with the history of this act. As you can see on the screen, एक्चुअली दिस इज़ एन एक्ट टू प्रिजर्व द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट इसलिए आया था ताकि डिसेबल पर्सन के राइट्स जो हैं उनको प्रिजर्व कर सकें। एंड एक्चुअली में क्या होता है, PWD एक्ट जो था 1995 में आया था, उस एक्ट को इस एक्ट ने रिप्लेस किया था। और 1995 PWD एक्ट का टाइटल थीम क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। Actually, it was enough to support the UN. It was not enough to support the UNCRPD, and the full form of UNCRPD is United Nations Convention on the Right of People with Disabilities. It was passed in Parliament for the obligations of UNCRPD. India ratified it in 7 October 2007. A draft bill was introduced in year 2011 and it was introduced in Parliament on 7 Feb 2014 and Rajya Sabha passed this bill on 14 December 2016. राज्य सभा में ये बिल कब पास हुआ था, 14 दिसंबर 2016 में। उसके बाद लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया 16 दिसंबर 2016 में ही। एंड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट बिकेम लॉ एंड गवर्नमेंट नोटिफाइड दिस बिल ऑन 30 दिसंबर 2016, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा साइड में जो मैंने लगाया है। एंड देन इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जून 2017 एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रिमेंबर दैट कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। व्हाट आई फील कि इस एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि PWD एक्ट में जो डिसेबिलिटीज़ थी वो 7 थी, इसमें 7 से बढ़ाकर उसे 21 कर दी गई, तो बहुत ज़रूरी था ये। एंड आई फील कि ये स्टेप बहुत ही अच्छा स्टेप था। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इस एक्ट के अंदर आती हैं। सबसे पहले जो वो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लाइंडनेस, second one is low vision, and the third one is leprosy cured person. Fourth one is hearing impairment, it can be deaf or hard of hearing, and then locomotor disability, and then dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, and then chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। देन उसके बाद ये जो फर्दर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं। देन सिकल सेल डिजीज़, एंड देन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, देन एसिड अटैक्स विक्टिम, एंड द लास्ट वन इज़ पार्किंसन डिजीज़। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हैं ये। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनको जो डिवाइड किया गया वो किस बेस पे किया गया। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे कुछ मतलब पहले तो डिवीज़न हुआ, फिर सब डिवीज़न हुआ। जैसे डिवीज़न में ये हुआ कि फिजिकल डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको फर्दर डिवाइड किया गया, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। एंड देन सेकेंड है विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, एंड फिजिकल डिसेबिलिटी में जो फोर्थ वन है विच इज़ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो ये कुछ थे इसके फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के टाइप। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फर्दर 2 सब टॉपिक्स हैं विच इज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देन मेंटल बिहेवियर, मेंटल इलनेस, एंड देन डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल एंड ब्लड डिसऑर्डर। इसमें फर्दर इनको डिवाइड किया गया है जिसमें कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एंड देन सिकल सेल डिजीज़, और लास्ट वन इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। अब एक एक करके इन सबको डिस्कस। तो इसमें सबसे पहली जो पिक्चर है वो है ब्लाइंडनेस की। तो ब्लाइंडनेस को हिंदी में अंधापन भी बोलते हैं, जिसमें कुछ नज़र नहीं आता है। जो डिसेबल पर्सन होता है उसको कुछ नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को फील कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन वो देख नहीं सकता।
और अगर हम इसी में दूसरे टाइप की बात करें, वो होता है हमारा लो विजन। जैसा कि आप लोग इस दूसरी वाली इमेज में देख सकते हैं, लो विजन जनरली क्या होता है, लो विजन एक्चुअली है क्या, कम दिखाई देना, मतलब ढंग से नहीं दिख पाना, पूरी तरह से अंधे नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि 6/24 और 6/60 के अराउंड इनकी विज़न होती है। अराउंड 40% विज़न तो इनका लॉस हो चुका होता है, और जैसे जैसे विज़न लॉस अगर इंक्रीज़ करता है तो लो विज़न भी इंक्रीज़ करता रहता है। एंड अगर हम थर्ड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें, तो वो हमारा है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक्चुअली दिस डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से ही होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और क्या करता है ये कि डैमेज कर देता है। डैमेज किसको कर देता है, हमारे जो डिसेबल पर्सन के पेरीफेरल नर्व्स हैं उनको एकदम डैमेज कर देता है। और इसका दूसरा नाम हैंसेन्स डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब हैंसेन डिजीज़ के नाम से ही जाना जाता है। और आपको इस इमेज में दिख भी रहा होगा इनके हाथ और फेस कैसा था। अब अगर हम फोर्थ वन की बात करें, तो फोर्थ वन है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब अच्छे से सुनाई नहीं देना, बहरे लोग जिनको हम बोलते हैं। तो एक्चुअली इनका क्या होता है, 70 डेसिबल के अराउंड होता है इनका जो हेयरिंग है, हेयरिंग पावर जो है। एंड अगर हम हार्ड हेयरिंग की बात करें तो ये इनका 60 to 70 dB बोल सकते हैं, डेसिबल होता है। स्पीच फ्रिक्वेंसीज भी इनकी बहुत कम होती हैं। उसके बाद फोर्थ जो पिक्चर है वो है हमारी लोकोमोशन डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी डिसेबल पर्सन होता है उसके लिम्स काम नहीं करती, उसे मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दैट्स वाई वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है इस पिक्चर में। और अगर हम फर्दर बात करें और डिसेबिलिटीज़ की, तो जिसमें हमारा आ जाता है मेंटल इलनेस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो डिसेबल पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा सोचता है, अजीब सा फील करता है, कभी कभी बहुत अजीब सा बिहेव करता है। एंड क्लिनिकल डिप्रेशन है, एक्चुअली बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत मतलब ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है ये मेंटल इलनेस। एंग्जाइटी फील होती है, एंड डेफिसिट डिसऑर्डर, ये सब उसके साथ होता है मेंटल इलनेस के केस में। एंड देन अगर नेक्स्ट वन हम बात करें, विच इज़ आर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के डिसेबल पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में, लर्निंग में, सॉल्विंग एवरीडे टास्क, इन सब में बहुत दिक्कत आती है। और इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू ही हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ये जो है, नेक्स्ट है हमारा ऑटिज़म। तो ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्चुअली में ये भी काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और ये किस पे इफेक्ट करता है, बिहेवियर और कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि बहुत हाइपर एक्टिव होना, स्लीपिंग की प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डिसेबल पर्सन की बात करूं, तो इसमें आ जाता है हमारा सेरिब्रल पाल्सी। जैसे कि इस पिक्चर से ही दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है ना, ब्रेन डैमेज हो जाता है, फिजिकल कंडीशन, जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिसेबल पर्सन है उसे चलने फिरने में और कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब अगर हम आगे डिस्कस करें कि और कितने तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, जैसे कि इमेज में भी दिख रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसके मसल्स क्या हो रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। मतलब कि मसल मास जो है उसमें लॉस होते जा रहा है, चल नहीं पाना, उठ नहीं पाना, हाथ पैर नहीं हिल पाते, बहुत दिक्कत आती है। एंड अगर हम उसके बाद डिसेबिलिटी की बात करें, तो उसमें अगला हमारा आता है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कॉग्निशन से रिलेटेड है। एंड बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, ये भी बहुत इसके अंदर ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि बात करें, इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड हंटिंगटन डिजीज़ करके एक है, अल्जाइमर है, एंड डिमेंशिया करके है। तो ये सारे डिजीज़ेस फर्दर इसके अंदर आते हैं क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें और किस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें अगला हमारा आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी इट मीन्स कोई भी चीज़ समझने में, डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। ये इंडिविजुअल को बहुत हैम्पर करता है, लर्निंग करने में दिक्कत, लर्निंग में दिक्कत, स्पीकिंग में प्रॉब्लम, रीजनिंग में प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डिसेबल पर्सन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि इसमें क्या होता है कि इट अफेक्ट्स द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सिग्नलिंग जो होता है उसको हैम्पर करता है, किसी भी इंडिविजुअल में अफेक्ट करता है। धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये यहाँ तक डिसेबिलिटीज़ थी। उसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं, विच इज़ आर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी।
जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये कुछ इशारे से आई थिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये उस बच्ची को बता रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि वॉइस प्रोड्यूस नहीं हो पाती, राइट, बोलने में बहुत दिक्कत होती है। एंड इसमें क्या होता है कि कई बार समझ पाते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते इस टाइप की डिसेबिलिटी में, मतलब इंसान को जो इंडिविजुअल से समझ सब आ रहा है बट वो एक्सप्रेस करने में अनेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच इज़ आर मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है एक ही टाइम पर 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं उस इंडिविजुअल में। जैसे कि इस पिक्चर में ये ब्लाइंड भी है प्लस ये व्हील चेयर पे है क्योंकि इसके लिम्स में प्रॉब्लम है। तो एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जब होती हैं तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। फर्दर कुछ जो न्यू ऐड हुए डिसेबिलिटीज़ जो न्यू ऐड हुई वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है ड्वार्फिज्म, बौनापन। इसमें क्या होता है हाइट 4 फीट से भी कम होती है और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 147.32 के अराउंड होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मतलब ब्लड से रिलेटेड जो हमारे डिजीज़ हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा इसमें जो ब्लड है वो कैरी नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिजीज़ जो है जनरेट होने लगता है। आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, हैम्पर होने लगती है, कम होने लगती है। उसके बाद हमारा सेकेंड है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेम ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें कि क्लॉटिंग बहुत कम होने लगती है। ये एक्चुअली में बाय बर्थ होता है, बहुत सारे केस में बाय बर्थ होता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता है जब, और क्योंकि प्रोटीन फैक्टर बहुत कम होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ है। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, सिकल से पता चल रहा है शेप की बात हो, जिसमें क्या होता है आरबीसी जो है वो सिकल शेप का हो जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हैम्पर करने लगता है, कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें विच इज़ एसिड अटैक विक्टिम, तो एसिड अटैक बहुत अच्छा हुआ कि इसको डिसेबिलिटी में ऐड ऑन किया गया। तो जैसे कि एसिड वगैरह फेंक दिया जाता है लड़कियों पर या लड़कों पर भी एसिड अटैक होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो विच इज़ पार्किंसन डिजीज़। एंड पार्किंसन डिजीज़ एक्चुअली में क्या है, दिस इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरो डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स मूवमेंट एंड ट्रिमर एंड स्टिफनेस एंड मोस्टली अकर इन ओल्डर एज, मतलब हाथ पैर हिलना, हाथ पैर कांपना, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फर्दर अब देखते हैं कि आगे कुछ चैप्टर्स हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं। आई विल रीड वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ प्रीलिमिनरी, सेकेंड वन इज़ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, थर्ड वन इज़ एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन की बात की गई थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई उनके लिए। फिफ्थ चैप्टर में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन, इन सब की बात की गई कि उनको सिक्योर कैसे फील कराया जाए सोसाइटी में। सिक्स चैप्टर में स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी बात की गई है। चैप्टर नंबर 8 में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई। 9th में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 10 में सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। चैप्टर नंबर 11 में सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात की गई है। चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी चैप्टर 12 में बात की गई। चैप्टर 13 में स्पेशल कोर्ट की बात की गई। चैप्टर 14 में नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की गई। 15 में स्टेट फंड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की गई। 16 में डिफेंस एंड पेनाल्टीज़ की, एंड लास्ट 17 मिसलेनियस। तो अब हम बात करेंगे राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की। जैसे कि इधर मैंने एक पिक्चर भी ऐड की इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन इन जॉब्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% टू 4%, जैसा फर्स्ट वाले में बार ग्राफ के थ्रू दिख रहा है कि 3 से 4% बढ़ा दिया गया। 5% रिजर्वेशन एंड 5 ईयर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो रिजर्वेशन 5% देने लगे और 5 साल और बढ़ा, मतलब रिलैक्सेशन दिया गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी भी हायर एजुकेशन में। उसके बाद पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी आर अलाउड फॉर बेनिफिट इन रिजर्वेशन। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी मतलब एटलीस्ट 40% होनी चाहिए मिनिमम, तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा किस चीज़ का, रिजर्वेशन का, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट का एंड प्रेफरेंस का इन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें एज पर RTE ऑल्सो दे कैन अवेलेबल फ्री एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 18। तो इन बच्चों को 6 से लेकर 18 साल की उम्र तक अकॉर्डिंग टू जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में बात की गई थी, तो एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। एंड देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हैव टू सेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ टू डील विद इनजस्टिस एट लोकल
लेवल। कोई भी अगर इनजस्टिस होती है इन लोग के साथ तो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कोर्ट वगैरह या गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा लोकल लेवल पे इनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नेशनल एंड स्टेट लेवल फंड्स शुड बी देयर टू हेल्प PWD। अगर हम पेनल्टीज़ एंड ऑफेंस की बात करें तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ पर्सन हु इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली अगर जानबूझ के इंसल्ट करेंगे या इंटीमेट करेंगे डिसेबल पर्सन को तो या फिर ह्यूमिलेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि फिर उनको पनिशमेंट दी जाएगी ऐसा काम करने के लिए। एंड एनी पर्सन हु वायलेट्स प्रोविजंस ऑफ or any rule or regulation made under it shall be punishable with or imprisonment up to 6 months and or a fine of rupees 10,000 or both. Whoever intentionally insults or intimates a person with disability or sexually exploit a woman or a child with disability shall be punishable with imprisonment between 6 months to 5 years and fine। मतलब लगभग 6 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल केसेस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ PWDs। मतलब कि स्पेशल कोर्ट भी बनाया जाएगा जिसमें इनके केसेस को हैंडल किया जाएगा और इन्हें न्याय दिलाया जाएगा। तो ये सारे कुछ पेनल्टीज़ हैं जो कि ध्यान रखने पड़ेंगे। और वैसे भी किसी भी डिसेबल पर्सन का मजाक उड़ाना है, किसी का भी मजाक उड़ाना आई डोंट थिंक सो कि सही होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एट लास्ट अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो जैसे कि इस पिक्चर से भी आप लोग को दिख रहा होगा, एक्चुअली में हमें ऐसे ही रहना चाहिए, मिलजुल कर सबको एक दूसरे को अपनाना चाहिए। एंड किसी को भी इस तरह से टारगेट करना या अलग थलग कर देना ये सही नहीं होता, ये भी समाज का एक हिस्सा है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि दिस न्यू लेजिस्लेशन अडॉप्ट्स अ सोशल एंड ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच टू डिसेबिलिटीज़ एंड रिकॉग्नाइज दैट विद डिसेबिलिटीज़ आर केपेबल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। तो उनको भी राइट है, फ्रीडम है हमारी तरह। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please hit the like button and subscribe my channel and also share with your friend. Thank you so much for listening me. Thank you so much really.